ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हमने लास्ट मीटिंग में IS 38 डिस्कस किया था, IS 38 डिस्कस किया था। अब हम उसकी और वही चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं और उसका आगे बढ़ रहे हैं, सही ना? ओके। आप लोगों को याद होगा हमने IS 38 के ऊपर इनिशियल डिस्कशन की थी, जो उसका फर्स्ट पेज था, इनटेंजिबल लिखा था, एसेट लिखा था। इनटेंजिबल एसेट वो था जिसका फिजिकल सब्सटेंस ना हो, ठीक है? फिर एसेट के अंदर कंट्रोलेबिलिटी होनी चाहिए। फिर आपको ये बताया था कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल हम कैपिटलाइज़ नहीं करते, क्योंकि उसकी कॉस्ट मेजर नहीं हो सकती, उसकी कॉस्ट मेजर नहीं हो सकती, उसकी कॉस्ट मेजर नहीं हो सकती। अब और से सुने, तो ऐसी सूरत हाल में ये सारी डिस्कशन हमने की थी। इंटेंजिबल एसेट, इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैपिटलाइज नहीं हो सकती हमारी, क्योंकि उसकी कॉस्ट मेजर नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, परचेज गुडविल जब पेरेंट कंपनी एस कंपनी को चलता हुआ खरीदती है, पेरेंट कंपनी एस कंपनी को चलता हुआ खरीदती है, तो उस टाइम जो गुडविल अदा करती है वो कैलकुलेट होती है, वो बाकायदा एक कीमत अदा हो रही होती है, तो वो कैलकुलेट हो रही होती है, उसकी कॉस्ट निकल रही होती है, राइट? तो वो कैपिटलाइज होती है। फिर हमने ऊपर लिखा था इंटेंजिबल एसेट, याद होगा, ये पेज देखें, ये पेज ऊपर इंटेंजिबल एसेट लिखा हुआ था, ये रहा, ये असल पेज था। ऊपर इंटेंजिबल एसेट लिखा हुआ था और उसके दो एरोस थे, एक परचेज था और एक इंटरनली जनरेटेड था। परचेज अगर आप खरीदते हैं तैयार इंटेंजिबल एसेट लाइक सॉफ्टवेयर और लाइसेंस, तो बेटा उसके लिए बस ये दो कंडीशन थी, दो रिकग्निशन क्राइटेरिया था। ये दो रिकग्निशन क्राइटेरिया था क्या था? प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट और कॉस्ट रिलायबली मेजर्ड, ओके। लेकिन अगर आप घर में बैठ के इंटरनली जनरेटेड खुद बनाते हैं ना, तो उसके लिए मैंने कहा था दो स्टेजेस हैं, एक रिसर्च स्टेज है और एक डेवलपमेंट स्टेज है। रिसर्च स्टेज क्या था? इनिशियल प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन टू ऑब्टेन न्यू नॉलेज। इनिशियल प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन टू ऑब्टेन न्यू नॉलेज। मेरे बच्चों, ये इतना इतना शुरुआती, इतना इनिशियल स्टेज था कि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि फाइनल प्रोडक्ट दुनिया में आएगी या नहीं आएगी। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि फाइनल प्रोडक्ट दुनिया में आएगी या नहीं आएगी। तो स्टैंडर्ड कहता है रिसर्च जब इतना इनिशियल स्टेज है कि कोई कंफर्मेशन ही नहीं है फायदे की, तो डायरेक्ट एक्सपेंस। रिसर्च पे जो भी खर्चा हो रहा है डायरेक्ट एक्सपेंस, याद है कल पढ़ा था। सेकंड स्टेज था डेवलपमेंट स्टेज। डेवलपमेंट स्टेज की डेफिनेशन थी, डेवलपमेंट स्टेज की डेफिनेशन थी एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज ऑब्टेन्ड। एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज ऑब्टेन्ड, यानी रिसर्च के अंदर जो नॉलेज गैदर की थी अब वो आप अप्लाई कर रहे हैं। रिसर्च के अंदर जो नॉलेज गैदर की थी अब वो आप अप्लाई कर रहे हो, अब वो आप अप्लाई कर रहे हो, ओके। नाउ एप्लीकेशन में मेरे बच्चों इधर देखो, एप्लीकेशन में मैंने कहा था कि अब यहाँ डेवलपमेंट स्टेज एक एडवांस स्टेज है, यानी अब ये डिसीजन ले लिया गया है कि ये प्रोडक्ट को हम लेके जाएंगे, वो डिसाइड हो गई है। प्रोडक्ट की डिजाइन बन चुकी है, प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बन चुका है, पायलट प्लांट बन चुका है, तो अब ऐसा नजर आ रहा है कि वाकई फायदा होगा। तो स्टैंडर्ड कहता है ठीक है, IS 38 कहता है सही है कि डेवलपमेंट कॉस्ट को आप ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर ये छह कंडीशन, ये छह कंडीशन, पायरेट, PIRATE, ये छह की छह कंडीशन एक साथ एक वक्त में मीट हो जाए। ये छह की छह कंडीशन एक साथ एक वक्त में मीट हो जाए, छह की छह कंडीशन एक साथ एक वक्त में मीट हो जाए, ये छह की छह कंडीशन एक साथ एक वक्त में मीट हो जाए, तो आप कर सकते हैं, आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, ओके, राइट। नाउ अब और से सुने, यहाँ देखें, कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट कॉस्ट को बच्चों इधर देखें, कैपिटलाइज्ड, यहाँ देखें, कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट कॉस्ट को एक इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट कॉस्ट को एक इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड करेंगे, इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड करेंगे, ओके, राइट। देन फिर आपके सामने ये पूरे चार्ट्स आपके सामने रखे थे कि रिसर्च स्टेज पे जो भी खर्चा होगा वो इमीडिएट एक्सपेंस है। हाँ, डेवलपमेंट स्टेज पे अगर खर्चा होता है और डेवलपमेंट स्टेज शुरू हो गया और क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, छह में से कोई एक भी कंडीशन मीट नहीं हुई, तो स्टिल एक्सपेंस, जो भी खर्चा होगा वो सब एक्सपेंस है। लेकिन जिस दिन से डेवलपमेंट स्टेज की वो छह की छह कंडीशन मीट हो गई, क्राइटेरिया मीट हो गया, उस दिन के बाद से जो भी खर्चा होगा वो सब एसेट है। उस दिन के बाद से जो भी खर्चा होगा वो सब एसेट है और वो कैपिटलाइज होगा, ठीक है, ये सब बात की थी। अच्छा, फिर बाद में जाके आपका एक दिन ऐसा आता था, ये देखो याद है, यहाँ ये नजर आ रहा होगा आपको, एक दिन ऐसा आता था जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता था। एक दिन ऐसा आता था जिस दिन आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता था। एक दिन ऐसा आता था जिस दिन आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता था। और से सुने, प्रोजेक्ट क्या हो जाता था?
कंप्लीट हो जाता था, तो जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर लॉन्च होता था तो फिर दो में से एक केस होते थे। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर लॉन्च होता था दो में से एक केस होता था। आप एक्सपर्ट को बुलाते थे, अगर उस प्रोजेक्ट की लाइफ फाइनाइट होती थी तो जिस दिन से प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, जिस दिन से प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, यानी जिस दिन से प्रोजेक्ट अवेलेबल फॉर यूज हो रहा है, जिस दिन से प्रोजेक्ट अवेलेबल फॉर यूज हो रहा है, उस दिन से एमोटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। उस दिन के बाद से एमोटाइजेशन का अमल स्टार्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन 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 सामने देखें, यहाँ देखें, लेकिन तवज्जो इधर, अगर प्रोजेक्ट की लाइफ इनडेफिनेट लाइफ है, अगर प्रोजेक्ट की लाइफ इनडेफिनेट लाइफ है तो ऐसी सूरत हाल में फिर एमोटाइजेशन हो ही नहीं सकती। ऐसी सूरत हाल में फिर एमोटाइजेशन हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। याद आया? पक्का? ऐसी सूरत हाल में एमोटाइजेशन हो ही नहीं सकती। आपका लाइफ ही नहीं है तो आप किस नंबर से डिवाइड करोगे? तो अब स्टैंडर्ड ने कहा है कि अब कम अज कम साल में एक बार इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। इम्पेयरमेंट नहीं करनी, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, चेक करना है कि कहीं इम्पेयरमेंट हुई तो नहीं है। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। तो फिर यहाँ मैंने ये नया वर्ड यूज किया था इम्पेयरमेंट का। तो बच्चे ने कहा था यार ये इम्पेयरमेंट में और एमोटाइजेशन में क्या फर्क है? इम्पेयरमेंट में और एमोटाइजेशन में क्या फर्क है? तो मैंने कहा था एमोटाइजेशन इज लाइक डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन इज लाइक डेप्रिसिएशन, याद है? हाँ, वो एक सिस्टमैटिक, एक सिस्टम, एक निजाम को फॉलो करके स्प्रेड होता था, याद है? जबकि इम्पेयरमेंट किसी निजाम को फॉलो नहीं करता, वो एक सडन फॉल है। इम्पेयरमेंट किसी निजाम को फॉलो नहीं करता, वो एक सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट है। ओके, तो बेटा ये दो केसेस आपको कराए थे। फिर ये समरी भी आपको लिखवाई थी, देख लें, ये समरी आपको लिखवाई थी आपकी खिदमत में, ये समरी लिखवाई गई थी आपकी खिदमत में, ये समरी लिखवाई गई थी। हाँ, फिर ये सवाल आप लोगों को कराया था मैरिलेट का, बड़ा अच्छा सवाल था। ये सवाल वापस करने वाला सवाल है, एक बार वाला नहीं है, दूसरी बार होना चाहिए स्टूडेंट, आपको करना चाहिए था ये, वापस से कर लेना। फिर एक ये सवाल कराया था। अब मैं आपको, ये बीपीपी की किट का एक सवाल है, ये बीपीपी की किट का एक सवाल है और ये उसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है जो अभी पढ़ाया था, उसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कल भी पढ़ाया था और आज अभी आपके सामने रखा है, उसी से रिलेटेड है। सही है? सवाल आप अपने बहुत गौर से देखना और बहुत तवज्जो से इधर देखें प्लीज। The following balances existed in the accounting records of Copa Company at 31st December X7। पहली बात, बेटा कितनी बार बोल बोल के थक गया हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सवाल आए तो अकाउंटिंग पीरियड जहन में डाल लो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सवाल आया, अकाउंटिंग पीरियड उसी वक्त उसी सेकंड में जहन में डाल लिया। देखो बेटा, 31 दिसंबर X7 को ईयर एंड हो रहा है, 31 दिसंबर X7 को ईयर एंड हो रहा है, 31 दिसंबर X7 को ईयर एंड हो रहा है। तो ये ईयर शुरू हुआ होगा 1 जनवरी X7 को, ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी X7 को, ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी X7 को, ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा। हाँ, राइट, ये अकाउंटिंग पीरियड है। अब देखें क्या लिखा हुआ है, डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज एट 1 जनवरी X7। ये देखो ये एसेट है, ये देखो इंग्लिश पढ़ो इसकी यार, ये ईयर के स्टार्टिंग का देखो लिखा हुआ है डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज एज एट, यानी ईयर के स्टार्टिंग का ओपनिंग एसेट ये वो डेवलपमेंट कॉस्ट है जो ऑलरेडी पिछले सालों में कैपिटलाइज हो चुकी है, ये वो डेवलपमेंट कॉस्ट है जो ऑलरेडी ऑलरेडी कैपिटलाइज हो चुकी है। नाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर, ये देखो 162, ये फॉर द ईयर लिखा है, इसी साल ये 162 का खर्चा हुआ है, लेकिन इसके अंदर रिसर्च भी है और डेवलपमेंट भी है, इसके अंदर रिसर्च भी है और डेवलपमेंट भी है। सही है? ओके, अब ये जो ऊपर आपने 180 पढ़ा ना, ये देखो 180 पढ़ा, इस 180 का ब्रेकअप देखो, इस 180 का नीचे ये रहा ब्रेकअप, ये देखो 180 का ब्रेकअप ये रहा, दी 180,000 टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट एट 1 जनवरी X7 रिलेट्स टू 2 प्रोजेक्ट्स। यार वो जो ऊपर आपको नजर नहीं आ रहा था कि 1,80,000 का, सुकून से सुने, 1,80,000 की ओपनिंग कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट थी, ऑलरेडी एसेट रिकॉर्ड हुआ था। तो ये 180 दो चीजों से मिलकर बना है, ये 180 दो चीजों से मिलकर बना है, जरा सब इन्वॉल्व हो, ये समझना है। तो 180 दो चीजों से मिलकर बना है। एक, प्रोजेक्ट 836, बेटा इंग्लिश पढ़ना, प्रोजेक्ट 836 जो कि कंप्लीट हो चुका है, प्रोजेक्ट 836 जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे जहन में एक सेकंड में स्पार्क हुआ कि जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है तो वो अब एमोटाइज भी हो रहा होगा, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है वो एमोटाइज भी हो चुका होगा। तो भाई ये वाला जो 82 वाला प्रोजेक्ट है ना, ये वाला, ये इस साल देखो, बैलेंस बीइंग एमोटाइज ओवर द पीरियड एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम, ये देखें इस साल की इसकी एमोटाइजेशन होगी 20,000,
इस 82 में से 20 रुपए का इस साल एमोटाइज हो जाएगा, 82 में से इस साल ये 20 रुपए का एमोटाइज हो जाएगा। मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, आप देखें। ये देखो बेटा, ये दो प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी कैपिटलाइज हो चुके थे, 82 और 98। 82 और 98 तो 180 के थे, और 82 वाला वो प्रोजेक्ट था जो कंप्लीट भी हो चुका था। 82 वाला वो प्रोजेक्ट था जो कंप्लीट भी हो चुका था। अब एक मिनट ना, ये वाला दूसरा जो प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट नंबर 910, प्रोजेक्ट नंबर 910, ये स्टिल इन प्रोग्रेस है। ये प्रोजेक्ट नंबर 910 स्टिल इन प्रोग्रेस है, तो बस इसका सिर्फ एसेट रिकॉर्ड हो रहा है, इसको एमोटाइज नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट नंबर 910 को एमोटाइज नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट नंबर 910 को एमोटाइज नहीं करेंगे। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, एक बार फिर पढ़ लें, 1-2 मिनट दे रहा हूँ, पढ़ लो। आप लोग की एनर्जी मैं सॉल्व कराऊंगा, इससे पहले आप पूरी तरह दिमाग में क्लियर होनी चाहिए चीजें। अब आओ देखो, मैं तुम्हें एक स्केच बना के दिखाता हूँ, तो देखो इधर देखो। अच्छा, फिर कह रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर, इस साल। फॉर द ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है इस साल का खर्चा। देखो रिसर्च हुई है 103 की, ये तो डायरेक्ट पीएनएल में जाती है। रिसर्च हुई है 103 की, ये तो 1 सेकंड में पीएनएल में जाएगी। रिसर्च हुई है 103 की, ये तो पीएनएल में जाएगी। लेकिन एक देखो, डेवलपमेंट कॉस्ट इन प्रोजेक्ट 910 विच कंटिन्यूज टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएस 38 फॉर कैपिटलाइजेशन 59। बेटा ये वाला प्रोजेक्ट नजर आ रहा है 98 वाला, ये 98 वाला प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, देखो ये 98 वाला आपको प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, ये वाला। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये 59 भी है। 98 इस प्रोजेक्ट का ओपनिंग था, 98 इसका ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटलाइजेशन थी, और इस साल 59 और हुई है, इस साल 59 और हुई है, इस साल 59 और हुई है। हाँ जी, ऐसा ही है। अब मैं स्केच बनाने जा रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन की पिक्चर लेनी है ले लो, आपको क्वेश्चन की पिक्चर लेनी है ले लो। अगर आपके पास बीपीवी की किट नहीं है तो ये पिक्चर ले लो, ताकि मैं स्क्रीन मूव करने वाला हूँ, मैं स्क्रीन मूव करने वाला हूँ। चलो इधर देखो, ये देखें, ये देखें, ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है, 1 जनवरी X7 टू 31 दिसंबर X7, सही है। बेटा आपका पहला प्रोजेक्ट था वो 82 रुपीज का था, ये देखो 82 रुपीज का था। पहला प्रोजेक्ट जो था ना वो 82 रुपीज का एसेट था, ये देखें, पहला प्रोजेक्ट 82 रुपए का एसेट था। लेकिन बेटा वो कंप्लीट हो चुका था, गौर से सोचो, वो कंप्लीट हो चुका था तो एमोटाइज होना भी शुरू हो गया होगा। जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था तो वो एमोटाइज होना भी शुरू हो गया होगा। तो इस साल वो 20 रुपए का एमोटाइज भी हुआ है, इस साल वो 20 रुपए का एमोटाइज भी हुआ है। एमोटाइज इज टोटली एग्जैक्टली लाइक डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन इज एग्जैक्टली लाइक डेप्रिसिएशन। सुनो, तो 82 वाली चीज जब 20 रुपए से एमोटाइज होगी, 82 वाली चीज जब 20 रुपए से एमोटाइज होगी, तो यहाँ वो 62 की बची होगी, यहाँ वो 62 की बची होगी। ईयर के स्टार्टिंग में जो एसेट 82 का होगा, और वो इस साल ड्यूरिंग देयर 20 रुपए से मजीद गिर गया होगा, 20 रुपए से मजीद गिर गया होगा, तो वो अब वो 62 रुपीज का होगा, अब वो 62 रुपीज का होगा। आराम से सुन लो। बच्चे ने कहा ये जो आपने स्क्रीन पे लिखा है इसमें क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ जाएंगी। मेरे बच्चों, ये 20 रुपए की एमोटाइजेशन है, तुम सब जानते हो एमोटाइजेशन और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर पीएनएल में जाती है, एमोटाइजेशन और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर पीएनएल में जाती है। तो ये 20 रुपया तो पीएनएल में जाएगा, और ये 62 रुपीज ये एसओएफपी की चीजें हैं, ईयर एंड का एसेट एसओएफपी में जाएगा, ईयर एंड का एसेट एसओएफपी में जाएगा। अब इसके अलावा एक और एसेट भी है, देखो इसके अलावा प्रोजेक्ट नंबर कौन सा था, 910, ये देखो ये वाला प्रोजेक्ट नंबर 910 नजर आ रहा है, यहाँ लिख रहा हूँ देखो, प्रोजेक्ट 910। बेटा इसका 98 का एसेट ऑलरेडी था, इसका 98 का एसेट ऑलरेडी था, 98 का, और इस साल मजीद ये देखो, ये देखो देखो, इस साल 59 रुपीज और कैपिटलाइज हुआ। 98 ऑलरेडी था, इस साल 59 और कैपिटलाइज हुआ, देखो। तो ये देखो, इस साल 59 और कैपिटलाइज हुआ, तो 98 प्लस 59 इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड,
98 प्लस 59 कितना होता है? 98 और 59 होता है 157, यही है 157। 98 और 59 होता है 157 होता है 167 होता है? यस 157, 157 सही है। अब मेरी बात सुनो बेटा, देखो अब ईयर एंड पे टोटल टोटल एसेट कितना है, ईयर एंड पर बताओ टोटल कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट यानी टोटल एसेट कितना है। तो देखो 62 और 57 को ऐड कर लो, 62 और 57 को ऐड कर लो, 219, ये रहा, ये आपका एसओएफई में चला जाएगा। ये आपका टोटल एसेट ईयर एंड पे एसओएफई में चला जाएगा, ये टोटल एसेट एसओएफई में चला जाएगा। देख लो आराम से। अब एक मिनट इधर देखें, यहाँ देखें, एसओएफपी का तो हो गया। अब एक आंसर देखो, ये रहा अकॉर्डिंग, ये देख लो, according to IS 38 intangible asset, what amount should be disclosed as an intangible asset in the statement SOFP? ये रहा 219, ए आंसर है। 9.10 का आंसर ए है, 9.10 का आंसर ए है, 9.10 का आंसर ए है, सही। 9.10 का आंसर इज ए। बच्चे ने कहा एक और सवाल भी वो पूछ रहा है कि इस साल का पीएनएल एक्सट्रैक्ट भी बनाओ। वो एक और सवाल भी पूछ रहे हैं कि भाई इस साल का पीएनएल एक्सट्रैक्ट भी बना दो, इस साल का पीएनएल एक्सट्रैक्ट भी बना दो। ये देख लो, ये देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ पीएनएल ईयर एंडेड 31 दिसंबर x7, सही है बेटा। सब आराम से देखें, ये देखें स्क्रीन पे देखें। पीएनएल में सबसे पहले, पीएनएल में सबसे पहले तो जाता है रिसर्च, पीएनएल में सबसे पहले तो जाता है ये रिसर्च। देखो ये नजर आ रहा है, ये रिसर्च एक्सपेंडिचर नजर आ रहा है, ये वाला 103 का, 103 का रिसर्च नजर आ रहा है, 103 का रिसर्च वो पीएनएल में जाएगा। रिसर्च एक्सपेंस जाएगा, देखो रिसर्च सबसे पहले पीएनएल में जाएगा 103। और नंबर टू, बेटा इस साल एक एमोटाइजेशन भी हुई है, देख लो इस साल एक एमोटाइजेशन या डेप्रिसिएशन भी हुई है, इस साल एक 20 रुपए की एमोटाइजेशन या डेप्रिसिएशन भी हुई है, वो भी पीएनएल में जाएगी। बस ये दो चीजें, एमोटाइजेशन कितनी है 20 रुपए की, तो टोटल दो चीजें जा रही हैं, आराम से सुने। एक 103 का रिसर्च है, रिसर्च जाता ही पीएनएल है, रिसर्च जिस साल लगेगा उस साल पीएनएल में जाएगा। रिसर्च 103 का पीएनएल में गया और एक एमोटाइजेशन 20 रुपए की पीएनएल में गई, तो ये कुल मिला के 123 रुपए का आंसर हो गया। 9.9 का आंसर ए है, 9.9 का आंसर इज ए, 9.9 का आंसर इज ए। कॉपी कर लें, कॉपी कर लें भाई, ये रहो, ये रहा, ये रहा देख लो।
कर लिया? कर लिया बेटा? कर लिया? डन? लिख लिया बेटा? अब ये देखो बेटा, कल एक क्वेश्चन आपने ये किया था, इसका डुप्लीकेट सवाल एक और है। कल ये ब्रांड के नाम से एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, उसका डुप्लीकेट सवाल ये रहा। चलो, उसका बिल्कुल डुप्लीकेट क्वेश्चन है। मैंने कल ही आपको बताया था कि इधर देखो, देखो इस तरह करके बात की थी, अगर आपको याद हो तो। इस तरह करके बात हुई थी कि ये रही कॉस्ट, ये रही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ये रही एनबीवी। याद है? हाँ। अगर कॉस्ट 100 रुपए है, ये 30 रुपए है, तो ये 70 रुपए होगी। कॉस्ट 100 रुपए है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30 रुपए है, तो एनबीवी 70 होगी। हाँ। अच्छा, अब आपको कभी भी कॉस्ट तक पहुंचना हो, आपको कभी भी कॉस्ट तक पहुंचना हो, तो एनबीवी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ऐड कर लो। कल सिखाया था ना, एनबीवी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ऐड कर लो बेटा, कल ये सिखाया था। ये वही डुप्लीकेट बिल्कुल कॉपी पेस्ट सवाल है। आ जाओ, ये रहा सवाल, ये रहा सवाल। आइए, मैं चुप हूँ, आप लोग भी ट्राई करें, आप लोग ट्राई करें, मैं स्केचिंग करता हूँ, आप लोग ट्राई करो, कर लोगे। ये कल ऐसा ही सवाल कराया था। करो, करो स्टार्ट, करिए स्टार्ट। चलो, कुछ लोगों ने तो कर भी लिया होगा शायद। चलो, इधर देखो, मैं बता रहा हूँ। अब आपके पास कह रहे हैं कि द इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू दिस ईयर। ईयर बना लिया आपके पास। लाइसेंस का कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है एनबीवी। कैरिंग अमाउंट मींस एनबीवी। तो बेटा ये ईयर के स्टार्टिंग की एनबीवी गिवन है, देख लो 17,500। आपने ईयर के स्टार्टिंग पे 17,500 की एनबीवी लिख दी, ईयर के स्टार्टिंग पे 17,500 की एनबीवी लिख दी। अब पढ़ो, बर्नी कंपनी एमोटाइज द लाइसेंस ऑन अ स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड इन्फॉर्मेशन अभी यूज होगी। इसकी ओरिजिनल लाइफ है, यूजफुल लाइफ है 6 साल, ये भी काम की इन्फॉर्मेशन है। रेजिडुअल वैल्यू कुछ भी नहीं है। अच्छा, एट द एंड ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, पिछले साल के एंड पे यानी इस साल के बिगनिंग में, पिछले साल के एंड पे यानी इस साल के बिगनिंग में, एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन यानी सादा लफ्जों में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 12,500। तो अब देखो बेटा, ईयर के स्टार्टिंग की एनबीवी भी गिवन है और ईयर के स्टार्टिंग की एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन भी गिवन है। ईयर के स्टार्टिंग की एनबीवी भी गिवन है और ईयर के स्टार्टिंग की एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन भी गिवन है। तो आप जरा ईयर के स्टार्टिंग की कॉस्ट बता सकते हैं? आप जरा ईयर के स्टार्टिंग की कॉस्ट बता सकते हैं, यानी आपको ओरिजिनल कॉस्ट बता सकते हैं आराम से बेटा। दोनों को ऐड करो, 30,000 आ गई, 30,000 आ गई। अब मजे, अब मजे।
एक बार ओरिजिनल कॉस्ट आ गई तो मेरे बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट को ही तो डेप्रिशिएट करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट को ही तो डेप्रिशिएट करते हैं। तो आप ओरिजिनल कॉस्ट ऊपर लिखना और नीचे इसकी लाइफ, ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ, क्योंकि कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है। ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई है 5000, यानी इस साल की खुद की डेप्रिसिएशन भी आ गई 5000। अब मुझे बताओ ईयर एंड पे कैसे करेंगे? तो देखिए, आप मुझे बताएं, ईयर के स्टार्टिंग में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 12500, ईयर के स्टार्टिंग में एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन थी 12500, यानी ईयर के स्टार्टिंग में ऑलरेडी एसेट 12500 से एमोर्टाइज हो चुका था और इस साल 5 का और हो गया। ऑलरेडी ईयर के स्टार्टिंग में 12500 से एमोर्टाइज हो चुका था, इस साल 5 का और हो गया। तो ईयर के एंड पे 12 और 5 कितना होता है? 17500 की एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन है, सही है। ईयर के एंड पे एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन होगी 17500। तो बेटा आंसर ये रहा डी, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, आंसर इज डी, सही है। फॉर द ईयर का एमोर्टाइजेशन चार्ज 5000 है और मेरे बच्चों एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन 17500 है, आंसर इज डी, आंसर इज डी बच्चों। सही है, बच्चों ने कर लिया था, गुड 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 गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, सही सही है, सही है, बेहतरीन। देख लो भाई, थोड़ा सा एक्टिव, जितना टाइम है पूरी एनर्जी, पूरी एनर्जी, ध्यान हटे फिर लगाओ, ध्यान हटे फिर लगाओ, ध्यान को बटने मत दो। अब आओ, ये रहा एक सवाल, देखो क्या लिखा है। कैम्बल कंपनी परचेज अ लाइसेंस, यस लाइसेंस एक इंटेंजिबल एसेट है, कितने का लिया था? 36 लाख, 3600,000, टू सेल अ प्रोडक्ट फॉर 5 ईयर टर्म, ओके 5 ईयर टर्म यानी फाइनाइट लाइफ है, फाइनाइट लाइफ है, फाइनाइट लाइफ है, एमोटाइज होगा। कब मिला था? 1 जुलाई X3 से मिला था, आफ्टर विच द लाइसेंस विल एक्सपायर एंड कैनॉट बी रिन्यूड, बस 5 साल में खत्म हो जाएगा, 5 साल इसकी जिंदगी है। इट इज कैम्बल पॉलिसी टू राइट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द लाइसेंस ओवर 5 ईयर्स, बिल्कुल इसको डेप्रिशिएट करेंगे। कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, वेरी गुड, डेट ऑफ परचेज के बाद से डेप्रिशिएट होगा, सही है। अब बताओ नीचे ईयर एंड क्या है, नीचे ईयर एंड क्या है, देखो गौर से देखो, नीचे ईयर एंड है 31 मार्च X4, नीचे ईयर एंड क्या है? 31 मार्च X4। और आपने लाइसेंस कब लिया है? देखो आपने लाइसेंस लिया है 1 जुलाई X3 को। बेटा अल्लाह के लिए प्लीज सोचो, मैंने दोनों को हाईलाइट कर दिया है। आपने लाइसेंस लिया है 1 जुलाई X3 को और आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च X4, तो सिर्फ 9 महीने यूज किए हैं, सिर्फ 9 महीने, 9 महीने, 9 महीने। और उसने बोला हुआ है कि जब से खरीदेंगे उसी दिन से डेप्रिशिएट करेंगे, तो प्रोपोर्शनेट मेथड है, प्रोपोर्शनेट बेसिस यानी प्रोपोर्शनेट बेसिस यानी मंथली बेसिस, यानी ईयर ऑफ परचेज में जितने महीने यूज करोगे उतने महीने डेप्रिशिएट करोगे। माशाल्लाह कुछ बच्चों का आंसर आ गया है। तो अगर देखो, एक मिनट यहाँ देखो, अगर तुम इसका अकाउंटिंग पीरियड ही सिर्फ सोचो ना, अगर तुम इसका अकाउंटिंग पीरियड सिर्फ सोचो, तो अकाउंटिंग पीरियड तो इसका है वैसे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च X4, यही है 31 मार्च X4, लेकिन तुमने एसेट खरीदा है यहाँ 1 जुलाई X3 को लिया है, सही है बेटा। तो आपने 1 जुलाई से अगर गिन लो ना, तो जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ्स होते हैं, 1 जुलाई X3 से लेके 31 मार्च X4 तक 9 महीने, 9 महीने, 9 महीने, 9 महीने होते हैं, सही है, ओके। तो अब देखो इसको डेप्रिशिएट करूं, आपने 36 लाख की कॉस्ट डिवाइडेड बाय कितना? 5 ईयर्स, ये करोगे तो 1 साल का आंसर आ जाएगा। 36/5 कितना आता है? 36/5 आता है 720, वेरी गुड, 720 आता है, 720, 720,000 मल्टीप्लाई बाई, ये 1 साल का आया है, 720,000 पर एनम आया है, 720,000 पर एनम आया है, मल्टीप्लाई बाय 9/12 कर लो, 9 महीने का आ जाएगा कितना? 5,40,000, 5,40,000, 5,40,000, ये आंसर है भाई। ये मुश्किल सवाल नहीं था बच्चों वाला, बेकार सवाल था, बेकार सवाल था, मुश्किल सवाल नहीं था ये। देख लो भाई, हो गया।
चलो ये हो गया। अब मैं एग्जाम किट पे जाता हूँ। चलो यहाँ देखें, एग्जाम किट का क्वेश्चन नंबर 141 से, एग्जाम किट का क्वेश्चन नंबर 141 से देख लो। यहाँ एग्जाम किट क्वेश्चन नंबर 141 मैं शुरू कर रहा हूँ, आप लोग सुनना शुरू करें। देखें बड़ी आसान आसान चीजें अपने सामने, जो कुछ लिखा हुआ है वो सब सामने रखें तो इजी होगा। जो मैंने लिखवाया था लास्ट क्लासेस में, आज जो आपने लिखा है वो सब सामने रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आइए, if all conditions specified in IS 38 intangible assets are met, the directors can choose ना 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 ना, ये चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है भाई। एक बार वो पायरेट वाली, कान खोलो, एक बार वो पायरेट वाली 6 कंडीशन मीट हो जाए तो फिर चॉइस नहीं है, फिर हर हाल में एसेट रिकॉर्ड करना है, फिर हर हाल में कैपिटलाइज करना है। और अगर वो 6 कंडीशन मीट नहीं हो रही, 6 में से कोई एक भी मीट नहीं हो रही, तो फिर हर हाल में एक्सपेंसेस है। ये चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है, मैंने ऐसा नहीं बोला, ये पक्का फराइज फराइज वाली बात है। अगर 6 कंडीशन जिस दिन से मीट हो गई उस दिन के बाद से एसेट रिकॉर्ड करना फर्ज है, चॉइस नहीं है, तो ये बात गलत है। नंबर बी, amortization of capitalized development expenditure will appear as an item in an entity statement है ना, ये सोचिए भाई, नहीं, गलत। पीएनएल में जाती है बेटा। एमोटाइजेशन एक एक्सपेंस है, एमोटाइजेशन एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा पीएनएल में जाएगा, एक्सपेंस हमेशा पीएनएल में जाएगा, सोशी में नहीं जाएगा, सोशी में नहीं जाएगा। ओके, देन कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट आर शोन इन दी स्टेट, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट एक इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट होता है, ये बात बिल्कुल मुनासिब है, बहुत हद तक इन सब के मामले में बहुत मुनासिब है। इसको नॉन करंट एसेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च किए वो कई साल बेनिफिट देती है, जो आपने टेक्नोलॉजी लॉन्च की है वो कई साल बेनिफिट देती है, इसीलिए नॉन करंट एसेट है। कैपिटलाइज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मस्ट बी amortize over a period not exceeding 5 year, ये कब पढ़ा है? 10 साल पे भी कर सकते हो, 20 साल पे भी, जो भी लाइफ होगी उस पर करेंगे, तो ये भी गलत है। तो ए बी और डी गलत है, देख लो यार, जब क्लास लेने आए हो तो आंखें खोल के देख लो, ए बी और डी गलत है, ए बी और डी गलत है, ए बी और डी गलत है। अच्छा, ये वाला जो सवाल है ना, ये हकीकत में कुछ भी नहीं है, बस इसने दे दिया है बेटा। जिस तरह आईएएस 16 में कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल थे, जिस तरह आईएएस 16 में कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल थे, 38 में भी कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल होते हैं। और 38 के रिवैल्यूएशन मॉडल में भी उसी तरह अपवर्ड रिवैल्यूएशन वो ओसीआई में जाती है और फिर बाद में रिवैल्यूएशन रिजर्व में चली जाती है। याद है बेटा, आईएएस 16 तुम सबने पढ़ा है, तफसील से पढ़ा है। तो आईएएस 16 में अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे होते थे तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन बेटा ओसीआई में जाती थी, याद नहीं है, रिजर्व में, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो यहाँ भी बिल्कुल वही ट्रीटमेंट है, एज इट इज वही ट्रीटमेंट है बेटा। चलें इधर देखें, complete the following statement by selecting the appropriate wording from the choice available. When accounting for an intangible asset using the revaluation model, movements in the carrying amount are accounted for in the OCI, बिल्कुल, and other component of equity, बिल्कुल सही है। ये other component of equity का मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है, इसका मतलब होता है रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये रिवैल्यूएशन रिजर्व के बदले कभी कभार कुछ बुक्स में इनाम यूज होता है बेटा, फिर बोल रहा हूँ, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी का मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व ही होता है। तो अगर तुम्हें याद हो, तुम भूल चुके हो, आईएएस 16 जो तुमने पढ़ा था उसमें अपवर्ड रिवैल्यूएशन पहले ओसीआई में जाती थी, पहले ओसीआई में जाती थी, फिर सोशी में भी तो जाती थी, याद है, सोशी में और रिवैल्यूएशन रिजर्व में, सोशी में और रिवैल्यूएशन रिजर्व में, तो ये वही बात बोल रहा है। तो ए इज करेक्ट, ए बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है। अब देखते हैं बी, कह रहा है अकाउंटेड फॉर इन दी, गलत, पीएनएल में थोड़ी जाता है, रिवैल्यूएशन तो डायरेक्ट ओसीआई में जाती है भाई, ओसीआई। और फिर कह रहा है सी, अकाउंटेड फॉर इन दी अदर कॉम्पोनेंट, ये पार्शियली करेक्ट है, ये पार्शियली करेक्ट है बेटा, ये पार
ए सी भी गलत नहीं है, सी भी फुल गलत नहीं है। सी में क्या कह रहा है, सिर्फ ओसीआई, जबकि ओसीआई के रास्ते से फिर वहां भी जाती है रिजर्व में, ओसीआई के थ्रू रिवैल्यूएशन रिजर्व में भी जाती है, तो ए ज्यादा मुनासिब है। नहीं समझ रहे बेटा, तुमने F1 का पेपर मेजोरिटी ने पढ़ा है, आपको पता है जब थ्योरी के एमसीक्यूज होते हैं, जब थ्योरी के एमसीक्यूज होते हैं तो उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पिक करना होता है। थ्योरी के एमसीक्यूज में माय डियर स्टूडेंट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पिक करना होता है। तो सी इज पार्शियली करेक्ट और डी भी पार्शियली करेक्ट है। उस अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी वो बाद में जाता है, पहले ओसीए में जाता है। तो ये सब बी सी और डी गलत है, ए बिल्कुल मुनासिब है, ए बिल्कुल मुनासिब है, ए बिल्कुल मुनासिब है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, पूरी किट हो जाएगी इंशाल्लाह, पूरी किट हो जाएगी इंशाल्लाह। चलो 143 what is the correct accounting treatment for intangible asset? Once again most appropriate answer pick करना। once again in for intangible asset with indefinite life, याद है indefinite useful life कल पढ़ाया था। indefinite useful life अगर याद हो तो, जिनकी साल में एटलीस्ट एनुअली, एक बच्चे का आंसर सही आया है, एटलीस्ट एनुअली इम्पेयरमेंट टेस्टिंग फर्ज होती थी, एक बार एटलीस्ट एनुअली इम्पेयरमेंट टेस्टिंग याद है। चलो कह रहा है इट इज रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट फॉर लॉन्ग एज एंटिटी हैज द इंटेंजिबल एसेट। कॉस्ट पे तो शुरू में रिकॉर्ड होता है, लेकिन और भी चीजें होती हैं, ये बात सुन ली पहले, इसकी सुन ली, अभी ठहरो। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट एंड इट इज सब्जेक्ट, यस ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। एनुअल, कम से कम साल में एक बार इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग फर्ज होती है, ये सही लग रहा है। अच्छा, it is recognized at cost and the entity must make an estimate of the estimated useful life। नहीं भाई, इसकी तो यार एक बात सुनो, इसकी फाइनाइट लाइफ है ही नहीं, ऊपर ही लिखा हुआ है इंडेफिनिट लाइफ। तो जब इंडेफिनिट लाइफ है तो लाइफ तो निकल ही नहीं सकती, तो फिर एमोर्टाइजेशन वगैरह तो हो ही नहीं सकती, तो सी तो बिल्कुल ही गलत है। डी, इट के ओ यार, इट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट। नहीं भाई ये क्या हो गया, ये तो इंटेंजिबल एसेट तो है ना, इंटेंजिबल एसेट तो है ना, ये भी गलत है। तो ए बी, ए सी और डी गलत है, बी सही है, बी सही है, देख लो बी बहुत मुनासिब है, बी बहुत मुनासिब है। चलो आ जाओ, अच्छा है, बहुत अच्छा है बेटा। कल जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिखवाया था, जो लिखवाया हुआ है वो देख लो, आपको नजर आ जाएगा, मैं बात करता हूँ, सही है। कह रहा है आइडेंटिफाई वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी कैपिटलाइज एज एन इनटेंजिबल एसेट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। पढ़ो, आराम आराम से पढ़ो, आंखें खोल के पढ़ो। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ स्टाफ कंडक्टिंग रिसर्च, रिसर्च नहीं, रिसर्च का खर्चा डायरेक्ट पीएनएल में, रिसर्च का खर्चा डायरेक्ट पीएनएल में वो कैपिटलाइज नहीं होता, रिसर्च का खर्चा डायरेक्ट पीएनएल में वो कैपिटलाइज नहीं होता, सही है, होश में रहे। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ वर्किंग मॉडल ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, यस कैपिटलाइज। यार वर्किंग मॉडल का मतलब सैंपल या प्रोटोटाइप या पेटेंट, इस तरह की चीजें, सैंपल, प्रोटोटाइप, पायलट प्लांट। तो पायलट प्लांट तब बनता है जब ये यकीन हो जाए कि ये प्रोडक्ट वाकई बनेगी। पायलट प्लांट तब बनता है जब ये यकीन हो जाए कि ये प्रोडक्ट वाकई दुनिया में आएगी। तो ये डेवलपमेंट स्टेज की बात कर रहा है, यस डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, यस डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, और यहाँ किसी कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा है इसके बारे में, सही है। materials and consumable cost associated with the with पढ़ो, आंखें खोलो, with conducting साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। कल ये एग्जांपल दी थी, एक्सपेरिमेंट यानी अभी ये इनिशियल स्टेज पे हैं, अभी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, CO2 को MO2 से मिला रहे हैं, H2O को P2O से मिला रहे हैं पता नहीं किस किस को क्या क्या मिला रहे हैं, और अभी कोई चीज फाइनल नहीं हुई, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, याद है, भूल गए।
इन्वेस्टिगेशन टू ऑब्टेन न्यू नॉलेज याद है, तो ये रिसर्च है, और रिसर्च की कॉस्ट कहाँ जाती है, पीएनएल में, वो कैपिटलाइज नहीं होती। रिसर्च की कॉस्ट पीएनएल में जाती है, वो कैपिटलाइज नहीं होती। सही है जी। देन अब आ जाओ, पढ़ो, आंखें खोलो। लाइसेंस परचेज खत्म, इतना सा लाइन काफी है। लाइसेंस एक इंटेंजिबल एसेट ही होता है, और इंटेंजिबल एसेट आप परचेज भी कर सकते हो। इंटेंजिबल एसेट आप परचेज भी कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। तो लाइसेंस परचेज टू परमिट प्रोडक्शन से, यस ये एसेट है। लाइसेंस इज योर इंटेंजिबल एसेट, कैपिटलाइज होगा। लाइसेंस इज योर इंटेंजिबल एसेट, कैपिटलाइज होगा। प्लीज इन्वेस्ट योर टाइम, प्लीज इन्वेस्ट योर टाइम एंड इन्वेस्ट योर अटेंशन। सिर्फ क्लास में ऐसे ही आके बैठा मत करो, सोचा करो यार, जान लगाया करो, पीछे पढ़ो, पीछे पढ़ो चीजों के। अब complete the following by selecting the appropriate wording from the choice available. When accounting for intent using cost model, annual impairment charges, बेटा impairment is the sudden fall और वो expense है, मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। इम्पेयरमेंट एक्सपेंस है, इम्पेयरमेंट एक्सपेंस है, और एक्सपेंस सीधा प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल में जाता है। इम्पेयरमेंट एक्सपेंस है और वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। आंसर इज बी, ये रहा आंसर, बी आंसर है। बहुत ऑब्वियस सा सवाल था, ऑब्वियस सा सवाल था। आंसर इज बी, इम्पेयरमेंट सीधा सीधा एक्सपेंस है, इम्पेयरमेंट सीधा सीधा एक्सपेंस है, वो पीएनएल में जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या लिखा हुआ है? क्लासिफाई, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ईदर रिसर्च एक्सपेंस और इंटेंजिबल एसेट। कौन सा एक्सपेंस है और कौन सा एसेट है? आओ देखो, आओ देखो। पहला नाम मार्केट, मुंह से कह रहा है, मुंह से कह रहा है, मार्केट रिसर्च कॉस्ट, रिसर्च एक्सपेंस है, मार्केट रिसर्च कॉस्ट एक्सपेंस है, सही है। दूसरा नाम पेटेंटेड प्रोडक्ट डिजाइन कॉस्ट, एसेट है। बेटा एक मिनट, बहुत आराम से चलो। कल मैंने तुम्हें बताया था, याद है, पायरेट जब पढ़ा रहा था, पायरेट, क्या आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करें और उसका पेटेंट रजिस्टर्ड करा लें, पेटेंट रजिस्टर्ड करा लें, तो इसका मतलब वाकई आपका आगे जाने का इरादा है। तो पेटेंट रजिस्टर्ड कराने का मतलब ये है कि आप इस प्रोडक्ट को आगे लेके जाओगे, आप इस प्रोडक्ट को कंप्लीट करोगे। तो ये डेवलपमेंट स्टेज की हिंट दे रहा है, ये डेवलपमेंट स्टेज की हिंट दे रहा है, एक बात। दूसरी बात, जब प्रोडक्ट की डिजाइनिंग आप करा रहे हो, तो इसका मतलब आप बनाओगे तभी तो डिजाइन बना रहे हो। तो डिजाइन भी ये इंडिकेट कर रहा है कि आप डिजाइन भी, ये ये इंडिकेट कर रहा है, डिजाइन भी इंडिकेट कर रहा है कि आप प्रोडक्ट बनाओगे, डिजाइन भी इंडिकेट कर रहा है कि आप प्रोडक्ट बनाओगे। तो ये डेवलपमेंट स्टेज है, और यस डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होती है। फिर प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग, एक बाटा उसूल याद रख लो, एडवर्टाइजिंग हमेशा एक्सपेंस है। एडवर्टाइजिंग तुम बचपन से, जब से FA1 पढ़ रहे हो, बेबी थे, ओ लेवल पढ़ रहे हो, ए लेवल पढ़ रहे हो, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एक एक्सपेंस ही होता है। फिर एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा है, मैंने खुद पढ़ा है कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट हमारा एक्सपेंस होता है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट हमारा एक्सपेंस होता है। देख लो भाई आंसर, देख लो, देख लो, सोच लो, सोच लो, देख लो, सोच लो, देख लो, सोच लो, देख लो। नाउ
Which of the following statement best defines an intangible asset? इधर देखो बहुत आसान है. An intangible asset is an asset with no physical substance. ये आंसर बिल्कुल सही है, इस बारे में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं बी सी डी सब बता रहा हूँ, बी सी डी सब बता रहा हूँ. सुनो बी देखो. An intangible asset is always generated. Always ना 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 ना, ये फतवा गलत है. Always नहीं बेटा, ये परचेज भी हो सकता है. Intangible asset परचेज भी हो सकता है, ये बात गलत है. नंबर सी. An intangible asset इज एन एसेट विच कैन नॉट बी सोल्ड. नहीं, बिक भी सकता है, बिल्कुल बिक सकता है. इंटेंजिबल एसेट लोग बेचते हैं, सॉफ्टवेयर बेचते हैं. गलत. एन इंटेंजिबल एसेट इज अ परचेज्ड एसेट विच हैज नो. नहीं, हमेशा परचेज नहीं होता, इंटरनली जनरेटेड भी होता है. आप घर में बैठ के वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले मामले से, रिसर्च और डेवलपमेंट वाले तरीके से डेवलपमेंट कॉस्ट को जो कैपिटलाइज करते हो, वो इंटेंजिबल एसेट होता है और वो घर में बैठ के ही बनता है. तो सिर्फ ए सही है. 147 ए इज करेक्ट. 147A is correct. 147A is correct. एक बच्चे का सवाल है डिजाइन कॉस्ट एक्सपेंस नहीं होगा. नहीं बेटा, डिजाइनिंग तब होती है मेरे दोस्त, इधर देखो, जब आप श्योर हो चुके हो कि अब ये प्रोडक्ट को लेके जाओगे. सही है. तो डिजाइनिंग बाकायदा डेवलपमेंट का स्टेज है, डेवलपमेंट का हिस्सा है. नहीं भाई, एक मिनट, एडवर्टाइजिंग तो रूटीन एक्सपेंडिचर है ना. एडवर्टाइजिंग तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो रूटीन हम करते हैं. वो तो नॉर्मल जिंदगी, उसका इस प्रोजेक्ट से क्या, हर प्रोजेक्ट पे वो तो रूटीन होती है. जैसे आप इंश्योरेंस कराते हो, वो तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, तो वही जो बचपन से आप एक्सपेंस बुक करते हुए आ रहे हो. इसका ताल्लुक तो इस चैप्टर से भी नहीं है मेरे दोस्त. चलो, अब बहुत अच्छा सवाल आया है. अब बहुत ही बेहतरीन सवाल आया, मुझे तरीके से कराने देना. दिल से पढ़ो, दिल से पढ़ो. चलो 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 चलो. इधर देखो बेटा, ये आपके पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं. ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं. पहले मेरी तरफ देखें. 3 प्रोजेक्ट्स हैं यार. वो आपको पायरेट वाली कंडीशन याद है? PIRATE. इधर PIRATE याद आ रहा है? पायरेट. एक मिनट ठहरो भाई. यहां देखें. PIRATE. PIRATE. पायरेट की कंडीशंस याद है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? PIRATE. पायरेट की कंडीशंस याद है? अब जरा एक दिमाग से अपने दिमाग को यूज करो. एक बात बोलता हूँ, एक पॉइंट रेस करता हूँ. हर सवाल में एग्जामिनर तुम्हें वो 6 कंडीशन एक साथ लिख के नहीं देगा. हर सवाल में एग्जामिनर तुम्हें वो 6 कंडीशन एक साथ लिख के नहीं देगा. मेरी बात बच्चे इधर देखो. हर सवाल में एग्जामिनर वो 6 की 6 कंडीशन एक साथ लिख के नहीं देगा. क्योंकि अगर वो हर एमसीक्यू में 6 कंडीशन पूरी लिखेगा पायरेट की, तो एमसीक्यू 1 पेज का हो जाएगा, 2 पेज का एमसीक्यू बन जाएगा. तो अब उसका उसूल क्या है? वही IS 37 वाली बात मैंने IS 37 में बताई थी, कि अगर वो किसी कंडीशन के बारे में साइलेंट है, वो कंडीशन मीट हो रही है. मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर सुनो. आपको याद है PIRATE 6 कंडीशन हमने पढ़ी थी पायरेट की, 6. और वो 6 की 6 मीट होती है तभी डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होती है. वो 6 की 6 मीट होती है तभी डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होती है. तभी डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होती है. वो 6 की 6 कंडीशन मीट होती है तभी डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होती है. तभी डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होती है? कैपिटलाइज होती है. ओके, राइट. लेकिन एग्जामिनर वो आपको 6 की 6 कंडीशन हर सवाल में लिख के थोड़ी देगा. अगर 6 की 6 कंडीशन हर सवाल में लिख के देगा, तो एक एक एमसीक्यू 2 2 पेज का बन जाएगा. तो उसका उसूल क्या है? कि उसूल ये है कि अगर वो किसी कंडीशन के बारे में साइलेंट है, दैट मींस वो कंडीशन मीट हो रही है. उसका उसूल ये है कि अगर वो किसी कंडीशन के बारे में साइलेंट है, दैट मींस वो कंडीशन मीट हो रही है. ओके, पक्का याद रखना. यही IS 37 में था. IS 37 में 3 कंडीशन थी: प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल आउटफ्लो और लायबल एस्टिमेट. याद है? चलो आओ. Geranium is engaged. जागे. Geranium is engaged in the following research and development project. Research and development project. Okay. Project. Explain how the cost of each project should be accounted for in the financial statements. How the cost of each project should be accounted for in the financial statements. यहाँ देखें, यहाँ देखें. Project 1. देखें, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट है. Project 1 is applying
एप्लीकेशन, याद है एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज ऑब्टेन्ड, इंग्लिश में लिखवाया था ना, डेवलपमेंट कॉस्ट की, डेवलपमेंट स्टेज की पहचान क्या थी, एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज ऑब्टेन्ड। तो ये वर्ड यहाँ जो अप्लाइंग है ना, ये मुझे बता रहा है ये डेवलपमेंट की बात हो रही है, सही है। इट इज अप्लाइंग अ न्यू टेक्नोलॉजी टू द प्रोडक्शन ऑफ हीट रेजिस्टेंट फैब्रिक, यानी ये डेवलपमेंट स्टेज, यहाँ ये डेवलपमेंट स्टेज है, डेवलपमेंट स्टेज की बात हो रही है। ऑन कंप्लीशन द फैब्रिक विल बी यूज्ड in the production of uniforms for the emergency services. Geranium has sufficient resources and the intention to complete. बेटा मेजॉरिटी कंडीशंस इसने लिख दी हैं और किसी कंडीशन की नफी नहीं की है। मेजॉरिटी कंडीशन तो इसने खुद लिख दी है और किसी कंडीशन की नफी नहीं की है, तो यस ये कैपिटलाइज हो जाएगा। मैंने कहा क्या बोला था, जब तक वो कोई नेगेटिव बात ना करे, जब तक वो कोई उन 6 कंडीशंस के बारे में नेगेटिव बात ना करे, तब तक आप बोलोगे कि हाँ सारी मीट हो रही है, ये उसूल है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट नंबर 1 कैपिटलाइज होगा, प्रोजेक्ट नंबर 1 यस कैपिटलाइज होगा, प्रोजेक्ट नंबर 1 यस कैपिटलाइज होगा। नाउ प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 2 इज टेस्टिंग, प्रोजेक्ट 2 इज टेस्टिंग, या अल्लाह देखो टेस्टिंग, टेस्टिंग यानी अभी कुछ कंफर्म नहीं है, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो ये रिसर्च है, ये रिसर्च है भाई, ये टेस्टिंग हो रही है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। इस टेस्टिंग वेदर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस कैन बी यूज्ड एज एन एपेटाइट सुपरसेंट इफ, अगर if this is the case it is expected to be sold worldwide in chemist and pharmacies। अगर हमारे एक्सपेरिमेंट्स कामयाब हुए, तब जाके, जब कामयाब होंगे और हम डिसीजन लेंगे, तब जाके ये फिर दुनिया भर में बिकेगी, लेकिन अभी अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं। देखो वर्ड है टेस्टिंग का वर्ड है, टेस्टिंग का वर्ड है, इसका मतलब कंफर्मेशन नहीं है। तो बेटा ये एक एक्सपेंस है, ये एक एक्सपेंस है, ये रिसर्च है, ये रिसर्च है, ये रिसर्च है। Number 3, Project 3 is developing a material for use in kitchens which is self-cleaning and germ-resistant। जरासीम का खात्मा कर देगा, जरासीम का खात्मा। A competitor is currently developing a similar material। A competitor is currently developing a similar material, and for this reason, Geranium is unsure whether its project will be completed। बेटा हम जो चीज बना रहे हैं, हमारा हमसे बड़ा एक कॉम्पिटिटर यूनिलीवर भी वही काम कर रहा है, तो अब हमारी जान निकल गई, हम डर गए, हमने कहा भाई अब जब यूनिलीवर इसमें उतर गया तो हमारी क्या औकात है, अब तो वो हमें ऐसे खाएगा मुंह खोल के। तो हमारा अब नीयत नहीं है, जेरेनियम इज अनश्योर, यानी अब हमारी कोई इंटेंशन नहीं है, हमारी इंटेंशन नहीं है। तो जब हमारी इंटेंशन ही नहीं है तो वो पायरेट वाली क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, तो ये भी एक्सपेंस आउट हो जाएगा, ये भी एक्सपेंस आउट हो जाएगा। मैं दे रहा हूँ 30 सेकंड, मैं दे रहा हूँ 30 सेकंड या 1 मिनट, देख लो, पढ़ लो, 1 मिनट पढ़ो पढ़ो। कुछ बच्चों ने आंसर, ये मैंने कल करा दिया है मैरलेट, ये देख लो, मैरलेट कल करा दिया था, देख लो आंखें खोल के देखो, मैरलेट भी करा दिया है, सब देखें यहाँ, ये मैरलेट कल कराया था, याद है। फिर उसके बाद ये भी कराया था कल, ये 150 भी कल कराया था, मेरी उस शीट में ही मैंने पेस्ट कर दिया था 150, देख लो, ये भी मैंने कल करा दिया है तुम्हें 150 ब्रांड वाला। फिर ये अभी कराया था कैम्पबेल, ये अभी कराया था, ये देखो कैम्पबेल अभी कराया था, कैम्पबेल अभी कराया था। हाँ
बेटा ये देखो, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले करा है, ये अभी थोड़ी देर पहले करा है 17,500 वाले, सारे करा दिए हाँ, ये सारे करा दिए हैं। बस अब ये एक आखिरी रह गया है, ये एक आखिरी रह गया है। चलो 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 चलो, ये आखिरी रह गया है इसमें प्लीज, लेकिन अभी किट रहती है हाँ, ठहर जाओ। बताओ, आइडेंटिफाई identify which three of the following statements are true. Identify which three of the following statements are true in relation to application of IS 38 intangible assets. IS 38 intangible assets, सुनो, मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, तुम लोग खुद सोचो, तुम लोग खुद सोचो, चलो 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 पढ़ो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, 1 मिनट दे रहा हूँ, सोचो 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 सोचो, कम ऑन कम ऑन। चलो इधर देखो, रिसर्च कॉस्ट शुड बी एक्सपेंस टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यस ट्रू। अब आंखें खोलो, all types of goodwill can be capitalized, ना 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 ना, नो नो भाई, सिर्फ परचेज गुडविल कैपिटलाइज होती है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैपिटलाइज नहीं होती। सिर्फ परचेज गुडविल कैपिटलाइज होती है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैपिटलाइज नहीं होती, ये गलत बात है। Capitalized development costs that no longer meet the criteria specified by IS 38 must be written off, बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर डेवलपमेंट कॉस्ट क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही तो उठा के जहन्नम में डालो उसको। अगर डेवलपमेंट कॉस्ट वो पायरेट वाली कंडीशन मीट नहीं कर रही तो 1 सेकंड में एक्सपेंस आउट, 1 सेकंड में एक्सपेंस आउट, ओके। नाउ capitalized development cost are amortized from the date assets is available for use, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जिस दिन एसेट लॉन्च होता है, नहीं अवेलेबल फॉर यूज होता है, अवेलेबल फॉर यूज होता है, उसी दिन से एसेट रिकॉर्ड होता है, उसी दिन से एमोटाइज होता है। जिस दिन एसेट या तो लॉन्च हो रहा हो डेवलपमेंट कॉस्ट, या जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज हो रहा हो उसी दिन से वो डेप्रिशिएट या एमोटाइज होता है, सही है। नाउ रिसर्च कॉस्ट रिटन ऑफ कैन बी रिकैपिटलाइज व्हेन, ना कभी भी नहीं यार। वो जो रिसर्च हमने कल जो स्केच नहीं पढ़ा था, रिसर्च एक बार पीएनएल में चली गई, 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 तो वो दोबारा जिंदा होके एसेट थोड़ी बनेगी, खत्म, राइट ऑफ। ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ा है, देखो ये बिल्कुल ही गलत बात है। नंबर लास्ट, ओनली परचेज इंटेंजिबल, गलत। ओनली परचेज नहीं, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल, बेटा जो आपने डेवलपमेंट कॉस्ट पढ़ी थी वो भी कैपिटलाइज होती है, जो आपने डेवलपमेंट कॉस्ट का पूरा प्रोसीजर पढ़ा था वो भी कैपिटलाइज होता है, सही है। तो सिर्फ परचेज इंटेंजिबल एसेट नहीं, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स भी कैपिटलाइज होते हैं, सही। ओके, तो ये गलत बात है। अब देख लो, फिर पढ़ो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। चलो अब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब मैं एक बड़ी जबरदस्त, बेटा गुडविल दो तरह की होती है, एक इंटरनली जनरेटेड गुडविल, वो कैपिटलाइज नहीं होती, परचेज गुडविल कैपिटलाइज होती है। उसने लिखा था ऑल टाइप्स ऑफ गुडविल, तो ऑल टाइप्स ऑफ गुडविल गलत बात है, सिर्फ परचेज गुडविल कैपिटलाइज होती है। अपने नोट्स देख लो, मैंने जो कल लिखवाए थे। चलो अब मैं जो लिख रहा हूँ कॉपी करो, मैं जो लिख रहा हूँ कॉपी करो, बड़ी अच्छी बातें लिख रहा हूँ, बहुत जबरदस्त बातें लिख रहा हूँ, प्लीज कॉपी करें।
ये लिख लें बेटा, ये क्वेश्चन भी लिखे नीचे, एक बड़ा अच्छा ये सीखने वाली चीज है, बड़ी मजेदार चीज है। अच्छा देखो, ये एक बड़ा हट के टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है, मजेदार टॉपिक भी है, और ये एक बड़ा नॉलेजेबल टॉपिक है। बेटा आप लोगों को याद होगा, एक मिनट, आप लोगों ने आईएएस 16 पढ़ा है ना, 16 टेंजेबल एसेट के लिए था, 16 जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो उन एसेट्स के लिए था जो टेंजेबल थे, जिनको हम टच कर सकते थे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सही है। और आईएएस 38 इंटेंजेबल एसेट्स के लिए, 16 टेंजेबल एसेट के लिए था और 38 किसके लिए, इनटेंजिबल एसेट्स के लिए, 38 इनटेंजिबल एसेट्स के लिए है। अब मेरी बात सुनो बेटा, आप लोग को जब आईएएस 16 पढ़ रहे थे, एक मिनट, आईएएस 16 में मैंने एक ऐसी क्लास भी ली थी जिसमें मैंने पूरा कॉस्ट ऑफ द एसेट का पैकेट बनाया था। आईएएस 16 में मैंने एक ऐसी क्लास भी ली है जिसमें मैंने पूरा कॉस्ट ऑफ द एसेट का पैकेट भी पढ़ाया था, याद है कि क्या क्या चीजें कैपिटलाइज होंगी। तो उस वक्त मैंने आपको एक बात बताई थी, सिखाई थी, और बहुत बार सुन चुके हो। मैंने कहा था हर वो खर्चा, मेरी तरफ देखो, हर वो खर्चा जिसके बगैर आपका ये टेंजेबल एसेट का वर्किंग कंडीशन में आना नामुमकिन हो, हर वो खर्चा जिसके बगैर आपके टेंजेबल एसेट का वर्किंग कंडीशन में आना नामुमकिन हो, वो सब का सब, वो सब का सब कैपिटलाइज होगा, वो सब का सब कैपिटलाइज होगा। हर वो खर्चा जिसके बगैर आपके टेंजिबल एसेट का वर्किंग कंडीशन में आना नामुमकिन हो, सब कैपिटलाइज होगा, वो सारा कॉस्ट। याद है ये पूरा प्रोसीजर? तो इंस्टॉलेशन हो गई, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गई, उस सब के बगैर एसेट ऑन नहीं हो सकता था ना, याद है? आप तक पहुंच ही नहीं सकता था। अब उसी उसी टॉपिक की एक कड़ी यहां पढ़ा रहा हूं, उसी टॉपिक की एक कड़ी, सुनो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ें। लिखा हुआ है, intangible asset without which a tangible asset cannot be operated or started are capitalized as part of tangible asset cost। इस लाइन को अच्छी तरह पढ़ें, फिर पढ़ता हूं। Intangible asset without which a tangible asset cannot be operated or started are capitalized as part of tangible asset cost। हर वो intangible asset, हर वो इंटेंजिबल एसेट कि जिसके बगैर, हर वो इंटेंजिबल एसेट के जिसके बगैर टेंजिबल एसेट का ऑन होना नामुमकिन हो, टेंजिबल एसेट का वर्किंग कंडीशन में आना नामुमकिन हो, वो इनटेंजिबल एसेट भी टेंजिबल एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा। वही आईएएस 16 जो पढ़ाया था, टेंजिबल एसेट की कॉस्ट ऑफ द एसेट के पैकेट में कैपिटलाइज हो जाएगा, और बैलेंस शीट में वैसा वो इनटेंजिबल एसेट पीपी के नाम से दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट में वो इनटेंजिबल एसेट पीपीई के नाम से दिखाया जाएगा। बच्चे ने कहा इसकी कोई मिसाल है? मैंने कहा हाँ है बेटा। ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे बड़ी मिसाल इसके ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोग जब पैदा भी नहीं हुए थे, एक दौर में 2000 से पहले डॉस होता था, डीओएस, डॉस, शायद आप लोगों ने बचपन में कंप्यूटर में कभी क्लास में पढ़ा, डॉस। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आया। यार माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बगैर आपका ये कंप्यूटर पत्थर है, आपका लैपटॉप पत्थर है, आपका लैपटॉप पत्थर है, लैपटॉप ऑन ही नहीं हो सकता। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वो सॉफ्टवेयर है, वो इंटेंजिबल एसेट है जिसके बगैर टेंजिबल एसेट वर्किंग कंडीशन में ही नहीं आ सकता। इसी तरह एक मिनट, आईओएस, ये आईफोन पत्थर है, ये आईफोन और ये आईपैड सब पत्थर हैं जब तक आईओएस का सॉफ्टवेयर ना हो। जब तक आईओएस का सॉफ्टवेयर ना हो तो आईओएस के बगैर आईफोन वगैरह नहीं चल सकता। तो बेटा ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये बजाहिर तो इनटेंजिबल एसेट है, लेकिन ये वो इनटेंजिबल एसेट्स हैं कि जिसके बगैर टेंजिबल एसेट ऑन ही नहीं हो सकता, जिसके बगैर टेंजिबल एसेट ऑन ही नहीं हो सकता। तो इन एसेट्स को हम अपनी बैलेंस शीट में टेंजिबल एसेट के नाम से, यानी पीपी के नाम से दिखाएंगे, पीपीई के नाम से दिखाएंगे, सही है। अब मैं तुम्हें एक क्विज सिखा रहा हूँ, एक क्विज सिखा रहा हूँ, एक बड़ी जबरदस्त चीज सिखा रहा हूँ, क्विज। ये करीब 2015 में एक गोरे का सेशन मैंने खुद अटेंड किया था, उसने हमारा टेस्ट लिया था इस तरह, और ये इंटरव्यू में इस तरह पूछा जाता है, बड़े स्टाइलिश टेस्ट है, जरा गौर से देखना, आप समझोगे, इसमें बहुत सीखने की चीजें। इधर देखें, इधर देखें, यहाँ देखें।
भाई आज एक कंपनी ने एक कंप्यूटर खरीदा, सबसे पहले एक कंप्यूटर खरीदा। मैं जब 5 की 5 चीजों की एंट्री बना रहा हूँ यहाँ, मैं 5 की 5 चीजों की एंट्री बना रहा हूँ यहाँ, देखो एंट्री बनाते जा रहा हूँ। कंप्यूटर, आप मुझे बताओ, चलो बताओ, कंप्यूटर टेंजिबल एसेट है या इनटेंजिबल एसेट है? कंप्यूटर टेंजिबल एसेट है या इनटेंजिबल एसेट है, बताओ। कंप्यूटर टेंजिबल है, वेरी गुड। तो एंट्री ये बनेगी, देखो टेंजिबल की एंट्री में बना रहा हूँ, पीपी डेबिट। टेंजिबल मैं पीपी के नाम से लिख रहा हूँ, पीपी डेबिट कितना, 50,000, और कैश नकद दिया है, नकद, ठीक है। पीपीई डेबिट 50,000 और कैश क्रेडिट 50,000, पीपी डेबिट 50,000 और कैश क्रेडिट 50,000, सही है। चलो, फिर उस कंप्यूटर में मैंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डलवाया 4,000 रुपए का। अच्छा, ये चोरी वाला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नहीं है, असल में ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। बताओ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की एंट्री क्या बनेगी, बताओ इधर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किस नाम से रिकॉर्ड होगा, बताओ। अभी पढ़ा है यार, 1 मिनट पहले, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, वेरी गुड, एक बच्चे का जवाब सही आया। और भी बताएं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किस नाम से रिकॉर्ड होगा, बताओ भाई। पीपी, वेरी गुड। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वो सॉफ्टवेयर है, यानी वो इंटेंजिबल एसेट है कि जिसके बगैर टेंजिबल एसेट ऑन ही नहीं हो सकता, टेंजिबल एसेट वर्किंग कंडीशन में ही नहीं आ सकता, तो ये पीपी के नाम से रिकॉर्ड होगा। देखो इसकी भी एंट्री बनेगी, पीपी डेबिट 4,000 और कैश क्रेडिट 4,000। अब रुको, अब मैंने अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डलवाया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पता है ना, जिसमें वर्ड और पावर पॉइंट और ये सब होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डलवाया, बताओ इसकी एंट्री किस नाम से बनेगी। अब देखते हैं तुम लोग क्या बताते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एंट्री किस नाम से बनेगी, बताओ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किस नाम से रिकॉर्ड करूंगा, कौन कौन सा एसेट, बताओ। वेरी गुड, इनटेंजिबल एसेट, ये इनटेंजिबल एसेट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बगैर भी कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बगैर भी आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है। तो इनटेंजिबल एसेट डेबिट, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट, ओके। अच्छा, फिर ये देखो, अडोब फोटोशॉप, कालों को गोरा करने वाली एप्लीकेशन, कालों को गोरा करने वाली एप्लीकेशन। अडोब फोटोशॉप के बगैर भी, अडोब फोटोशॉप में जो बदमाशियां होती हैं उसके बगैर भी आप अपना कंप्यूटर चला सकते हो। तो ये इंटेंजिबल है, ये इंटेंजिबल एसेट है, ये इंटेंजिबल एसेट है। सही है भाई। बेटा बहुत अच्छी तरह कॉपी करें, ये काम की बातें हैं यार, ये बेइज्जती करवा देती हैं। ये वो बातें हैं जो अगर आपको नहीं आएंगी तो आपकी बेइज्जती हो सकती है, ठीक है। कोई भी पूछेगा इंटरव्यू में और आपके ऊपर हंसेंगे, पैनल इंटरव्यू होता है, सब हंसते हैं, हाँ 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 हाँ। यकीन करो, ऐसे पैनल इंटरव्यू में बेइज्जती होगी। तो खुदा के लिए इसको अच्छी तरह कॉपी कर लें शराफत से। अच्छा, मैंने कैप्लिन की पूरी किट तुम्हें करा दी है, हर क्वेश्चन करा दिया कैप्लिन का, बीबीपी के मुश्किल वाले करा दिए हैं, आसान वाले तुम लोगों के लिए छोड़ दिए हैं। कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो, अभी क्लास चल रही है। हाँ, चाय बनाओ चाय। लिख लिया, बोलो भाई।
लिख लिया ना? चलो अब एक सवाल तुम लोग, ये बीबीबी का एक किट का एक सवाल है, मैं चुप हूं, देखो तुम लोग इसका आंसर मुझे क्या देते हो। ये बीबीबी की किट का एक सवाल है, देखते हैं आप लोग इसका आंसर क्या देते हैं। अच्छा सवाल है, अभी जो मैंने पढ़ा है उससे कनेक्टेड है। इसका आंसर दें, 9.14 आपके सामने बेटा, इसका आंसर दें चलें। चलो इधर देखो, which of the following items that all generated feature economic benefit and whose cost can be is intangible non current asset। बताओ ऐसे कौन से इसमें से आइटम्स हैं जो कि एसओएफपी में इंटेंजिबल दिखाए जाएंगे, एसओएफपी में इंटेंजिबल दिखाए जाएंगे। अब देखो सुनो, कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं, हार्डवेयर तो मुंह से कह रहा है मैं टेंजिबल हूँ, हार्डवेयर तो मुंह से कह रहा है मैं टेंजिबल हूँ भाई, ये सब हार्डवेयर ये तो टेंजिबल है, ये तो नहीं। चलो, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर दैट मेक्स द कंप्यूटर हार्डवेयर इन वन। देखो दैट ऑपरेट्स, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई पूरा। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वो इंटेंजिबल एसेट है जिसके बगैर टेंजिबल एसेट का वर्किंग कंडीशन में आना नामुमकिन है। तो ये बेटा, ये जो है ना, ये भी टेंजिबल एसेट के हेड में आता है। वन तो है ही टेंजिबल एसेट, और टू भी बैलेंस शीट में, टू भी बैलेंस शीट में टेंजिबल की दुकान में ही नजर आएगा, टेंजिबल के हेड में ही नजर आएगा, अभी पढ़ा है। अच्छा, थ्री, अ पेटेंट, यस पेटेंट इंटेंजिबल एसेट है, पेटेंट बॉट बाय अ बिजनेस, यस ये इंटेंजिबल है। और ये क्या है, एन एक्सटेंशन टू ऑफिस बिल्डिंग, नई दीवारें बनाई, नई दीवारें बनाई तो दीवारें टेंजिबल एसेट है। तो आंसर इज डी, आंसर इज डी, डी इज द आंसर, डी इज द आंसर, ये आंसर है भाई। 30 सेकंड लेके सोच लो, 30 सेकंड लेके सोच लो, सोच लो। समझ में आ गया? बताओ बताओ तो सही बेटा, जवाब तो दो यार, कितने बुरे हो तुम लोग यार, जवाब दें बेटा प्लीज। बाकी लोग भी जवाब दे दें यार। अच्छा, अब मैं एक एक्स्ट्रा सिर्फ आपकी मोहब्बत में एक 3 मिनट का एक किस्सा सुना देता हूँ यार, ऐसे ही क्या पता आप लोगों को एग्जाम में आ जाए, वैसे तो आपको पता ही होगा, मैं एक एक्स्ट्रा सुना रहा हूँ, सुनो, सुन लो बस, फिर क्लास ऑफ करते हैं। 3 मिनट का किस्सा, देखो बेटा, यहाँ देखो।
एक मिनट, अजान हो रही है, ये कॉपी कर लो। चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सुनो। ये अब एक किस्सा सुनो, किस्सा सुनो फिर चले जाना। इधर देखो बेटा, यहां पर एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ। ये शुरू में ये सारा रिसर्च स्टेज था, ये सारा रिसर्च स्टेज था। इसका ठिकाना पीएनएल है, रिसर्च का ठिकाना पीएनएल, ठक पीएनएल में डाल देना, गया, आगे खोलो। फिर यहां से अल्लाह की शान डेवलपमेंट स्टेज स्टार्ट हुआ। यहां से डेवलपमेंट स्टेज स्टार्ट हुआ, लेकिन बेटा वंस अगेन डेवलपमेंट स्टेज में लिखा है बट क्राइटेरिया नॉट मेट, बट क्राइटेरिया नॉट मेट, तो ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, सही है। अल्लाह की शान, यहां से क्राइटेरिया मीट हो गया, यहां से क्राइटेरिया मीट हो गया, यहां से क्राइटेरिया मीट हो गया। सुने, तो आज के बाद से जो भी खर्चा होगा सब एसेट रिकॉर्ड होगा। ये देखो, ये सारे जो काले मार्कर से तीर लगे हुए ना, ये सारा एसेट 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 एसेट। अब अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अचानक से यहाँ एक लॉ पास हो गया। गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया और गवर्नमेंट ने कहा जो भी ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट अब लॉन्च ही नहीं हो सकती, बैन बैन हो गई ये प्रोडक्ट ही बैन कर दी गवर्नमेंट ने, प्रोडक्ट ही बैन कर दी। अब जरा सोचो, जब गवर्नमेंट ने लॉ पास करके प्रोडक्ट ही बैन कर दी, तो अब अगर हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर लिया तो हम लॉन्च नहीं कर सकेंगे। यानी अब हमें जीरो का फायदा होने का, कोई फायदा नहीं होने का, कोई फायदा नहीं होने का। तो स्टैंडर्ड कहता है बेटा आप शराफत से एक एंट्री बनाओ और सारे एसेट को खत्म कर दो। एक एंट्री बनाओ और सारे एसेट को उठा के पीएनएल में डाल दो। तो अब क्या एंट्री बनेगी, तो देखो, पीएनएल डेबिट करना और अपने एसेट को, यानी जो भी नाम हो उस एसेट का, कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट, वो एक एंट्री बना के ठक क्लीन कर देना। एक एंट्री बना के, क्यों, उसकी वजह बताऊं, वो एसेट चूरा चूरा हो गया, खत्म हो गया, यानी वो एसेट दी एंड हो गया यार, पूरा का पूरा नुकसान हो गया। तो अब वो एसेट एसेट कहलाने के काबिल नहीं है। तो आप एंट्री बनाओगे पीएनएल डेबिट और एसेट क्रेडिट, पीएनएल डेबिट और एसेट क्रेडिट। एक्सपेंस का कुछ भी नाम रख दो यार, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नाम रख दो। लिख लिया भाई। अब मेरी एक अर्ज सुन लें। वैसे ये आईएएस अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया है, आप लोगों ने इसकी भी बुक रीडिंग करनी है। मैंने आपको बोला है ना, हर आईएएस, जितने भी आईएएस, आईएएस 10, आईएएस 37, 38, 16, इन सब की बुक रीडिंग करनी है। बीपीपी या कैप्लन की जो भी बुक है वो बुक पढ़ो। दोनों किट्स करो, वैसे तो मैं किट साथ साथ ही करा रहा हूँ, लेकिन फिर से भी आप एक बार किट कर लें, ठीक है। अच्छा, मैं एक छोटी सी वीडियो भेजूंगा आईएएस 38 की, एक 2 मिनट की वीडियो है, हाँ 2 मिनट की है या 1.5 मिनट की वीडियो है। कोक कंपनी से रिलेटेड मैंने आज से 6-8 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, कोक कंपनी से रिलेटेड, 6 महीने पहले, कोक कंपनी की, उसकी एक ट्रीटमेंट की वीडियो, वो देखना। अब आप लोग के लिए बहुत रेलेवेंट होगी, अब आप समझ जाओगे। मैं वो वीडियो आपको सेंड करता हूँ, ठीक है। यूट्यूब का लिंक भेजूंगा, उसको देखना, बड़ी लर्निंग वाली वीडियो है, ठीक है जी। चलें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।